नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ग्लासगो में आयोजित हुई COP26 की बैठक। भारत ने रखे 5 महत्वाकांक्षी लक्ष्य, 5 टारगेट्स को नाम दिया गया पंचामृत। COP26 बैठक में मीथेन के उत्सर्जन को कम करने की हुई बात। मीथेन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस। 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन को 30% तक कम करना है लक्ष्य। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वनों पर किया गया शोध। भारत का सुंदरबन नेशनल पार्क ब्लू कार्बन स्टॉक करने वाली 5 साइट्स में शामिल। दुनिया भर के समुद्री और तटीय पारितंत्र द्वारा अवशोषित कार्बन होता है ब्लू कार्बन। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल नामक रिपोर्ट जारी। भारत में लगभग 30% आबादी का स्वास्थ्य बीमा नहीं। रिपोर्ट में सुझाए गए हैं 3 मॉडल्स। और 1 से 3 नवंबर के बीच हुआ गंगा उत्सव का आयोजन। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल हुआ लॉन्च। बेसिन और सांस्कृतिक लिहाज से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G20 और जलवायु परिवर्तन पर होने वाली COP26 की बैठक के लिए यूरोप की यात्रा पर रहे। इस दौरान ग्लासगो में आयोजित COP26 की बैठक में प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए 5 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को सामने रखा। इन टारगेट्स को उन्होंने पंचामृत का नाम दिया है। इन 5 लक्ष्यों में पहला है, भारत वर्ष 2030 तक अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा, जो वर्तमान में कोयले से बनने वाली ऊर्जा का 2 गुना है। दूसरा, वर्ष 2030 तक भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 50% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। तीसरा लक्ष्य है, भारत अब से लेकर 2030 तक उत्सर्जित होने वाले कुल प्रोजेक्टेड कार्बन में से 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। चौथा लक्ष्य है, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इन 5 लक्ष्यों में से पहले 2 लक्ष्य भारत द्वारा 2015 में घोषित किए गए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी NDC में संशोधन करते हैं। पहले जहां भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कुल जीवाश्म रहित ऊर्जा उत्पादन को 450 गीगावाट करना था, वहीं अब इसे 500 गीगावाट कर दिया गया। इसके साथ भारत कुल ऊर्जा जरूरतों का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा, जो पहले 40% था। ग्लासगो में आयोजित COP26 बैठक में मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया गया है। मीथेन को जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। बैठक में लगभग 90 देश US और यूरोपियन यूनियन के नेतृत्व वाले इस प्रयास में शामिल हुए हैं। इसका मकसद साल 2020 के स्तर से साल 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन को 30% तक कम करना है। इस संकल्प में दुनिया के 10 सबसे बड़े मीथेन उत्सर्जक देशों में से 6 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और मैक्सिको शामिल हैं। वहीं चीन, रूस और भारत तथा ईरान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस दौरान 100 से ज्यादा देशों ने 2030 तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने व उनकी बहाली का संकल्प लिया। संकल्प पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में दुनिया के लगभग 85% जंगलों को कवर करने वाले देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, कनाडा, रूस, चीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और इंडोनेशिया प्रमुख हैं। यह समझौता 2014 के न्यूयॉर्क घोषणा के हिस्से के रूप में 40 देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता का विस्तार करता है। हालांकि भारत ने इन दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि कृषि और पशुपालन गतिविधियों में मीथेन का उत्सर्जन होता है। ऐसे में भारत जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए यह बहुत ही संवेदनशील मसला है। गौरतलब है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वायुमंडल में मौजूद दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ऐसे में मीथेन के उत्सर्जन में कटौती का संकल्प बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मीथेन के वायुमंडल में बहुत कम समय तक रहने के बावजूद यह कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले धरती को 80 गुना ज्यादा गर्म करने की क्षमता रखती है। मानव जनित और प्राकृतिक स्रोतों सहित मीथेन के कई स्रोत हैं। मीथेन के मानव जनित स्रोतों में तेल और प्राकृतिक गैस प्रणालियां, कृषि गतिविधियां, कोयला खनन, अपशिष्ट जल उपचार और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। IPCC की नई रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व औद्योगिक युग के बाद से वैश्विक औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि में लगभग आधा योगदान मीथेन का रहा है।
बीते दिनों यूनेस्को, द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और IUCN द्वारा मिलकर एक शोध किया गया। यह शोध 2001 से 2020 के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वनों द्वारा कुल कार्बन अवशोषण और उत्सर्जन पर आधारित था। अध्ययन के मुताबिक यूनेस्को के 257 विश्व धरोहर स्थल वन हर साल वातावरण से लगभग 190 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। यह आंकड़ा यूनाइटेड किंगडम के सालाना CO2 उत्सर्जन के लगभग आधे के बराबर था। विश्व धरोहर वनों ने वातावरण से CO2 को अवशोषित करने के अलावा पर्याप्त मात्रा में कार्बन का भंडारण भी किया है। इन वनों द्वारा अब तक संचित कुल कार्बन लगभग 13 बिलियन टन है। यदि ये सभी संचित कार्बन वातावरण में CO2 के रूप में मुक्त किए जाते हैं तो इसकी तुलना जीवाश्म ईंधन से दुनिया के कुल वार्षिक CO2 उत्सर्जन का 1.3 गुना उत्सर्जन से की जा सकती है। अध्ययन के मुताबिक भारत का सुंदरबन नेशनल पार्क उन 5 साइट्स में शामिल है जहां पर ब्लू कार्बन का स्टॉक सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि ब्लू कार्बन का मतलब दुनिया भर के समुद्री और तटीय पारितंत्र द्वारा अवशोषित कार्बन से है। इधर जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा रिवर डॉल्फिन के सेफ रेस्क्यू से संबंधित गाइडलाइंस हाल ही में जारी किए हैं। गाइडलाइंस को टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया प्रोग्राम एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के द्वारा तैयार किया गया है। गंगा रिवर डॉल्फिन को 18 मई 2010 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में शामिल है। गंगा रिवर बेसिन में डॉल्फिन कई तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं। इनमें प्रदूषण, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल रन ऑफ के चलते कम होता आवास, फिशिंग नेट में फंसने के चलते होने वाली मौतें और मीट के लिए होने वाले शिकार आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि गंगा रिवर डॉल्फिन दुनिया भर में पाई जाने वाली 4 ताजे पानी की डॉल्फिन में से एक है। अन्य 3 में चीन की चांगजी नदी में पाई जाने वाली बायजी, पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी की भूलन और अमेजन नदी की बोटो शामिल हैं। चाइनीज डॉल्फिन को साल 2006 में फंक्शनली एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 साल सबसे गर्म रिकॉर्ड किए गए हैं। 2021 में वैश्विक औसत तापमान 1850 से 1900 की अवधि के औसत तापमान से लगभग 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। WMO द्वारा जारी इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021। WMO की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में तीव्र वृद्धि देखने को मिली है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर क्रमशः 413.2 पार्ट्स पर बिलियन, 1889 पार्ट्स पर बिलियन और 333.2 पार्ट्स पर बिलियन पाया गया है। पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में यह स्तर क्रमशः 149%, 262% और 123% अधिक है। WMO ने कहा है कि 1993 और 2002 के बीच वैश्विक समुद्री जल स्तर में औसतन वृद्धि 2.1 mm प्रति वर्ष थी और यह 2013 से 21 के बीच बढ़कर 4.4 mm प्रति वर्ष हो गई। रिपोर्ट में समुद्री जल स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि का प्रमुख कारण समुद्री जल के बढ़ते तापमान और अम्लीकरण को बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी में संचित ऊष्मा का 90% हिस्सा महासागरों में संचित होता है। वहीं महासागर वायुमंडल में मानव जनित CO2 के वार्षिक उत्सर्जन का लगभग 23% अवशोषित करते हैं। इसके चलते ये अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं। पिछले 40 वर्षों में खुले समुद्र की सतह के pH मान में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है। गौरतलब है कि जैसे जैसे महासागर का pH मान घटता है, वातावरण से CO2 को अवशोषित करने की उसकी क्षमता भी कम होती जाती है। WMO की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पहली बार ग्रीनलैंड की बर्फ की सतहों पर बर्फबारी के बजाय वर्षा देखी गई है। रिपोर्ट में उत्तरी अमेरिका में असाधारण हीट वेव्स और जंगल की आग के साथ साथ पश्चिमी यूरोप में बाढ़ का जिक्र भी किया गया है। कनाडा और अमेरिका के आसपास के हिस्सों में हीट वेव्स से ब्रिटिश कोलंबिया के एक गांव में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के कैलिफोर्निया की डेथ वैली में हीट वेव से 54.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। वहीं भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कई हिस्सों में भी रिकॉर्ड तापमान पाया गया। 2020 से 21 के दौरान चरम मौसमी घटनाओं और लानीना के चलते वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के बड़े हिस्सों में लगातार सूखे के कारण भयंकर तूफान और चक्रवात आए हैं, जिससे लोगों की आजीविका और बार बार होने वाले मौसम के परिवर्तनों से उबरने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई है।
इससे जनसंख्या विस्थापन और विस्थापित लोगों की भेद्यता पर गहरा असर पड़ा है। इस संदर्भ में डब्ल्यूएमओ ने वैश्विक नेताओं से जल व जलवायु पर कार्रवाई को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर देश में स्वास्थ्य बीमा के दायरे को बढ़ाने की बात कही है। रिपोर्ट का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल। नीति आयोग का मानना है कि आज के समय में भी भारत में लगभग 30% आबादी यानी 40 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। इस आबादी में मध्यम वर्ग ही शामिल है जिनके पास स्वास्थ्य के लिए किसी तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है। देश में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए रिपोर्ट में 3 मॉडल्स बताए गए हैं। इनमें पहला मॉडल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने की बात करता है। दूसरा मॉडल आरोग्य संजीवनी जैसी एक मॉडिफाइड स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के विकास पर जोर देता है। गौरतलब है कि आरोग्य संजीवनी को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते साल लॉन्च किया था। नीति आयोग का मानना है कि इस प्रोडक्ट को अगर कुछ मॉडिफाई किया जाएगा तो इससे वंचित रहे लोगों तक अपडेट पहुंच सकेगी। इससे और लोग भी योजना से जुड़ सकेंगे। इन सभी बातों के अलावा संजीवनी में अब आउट पेशेंट बेनिफिट्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। इधर तीसरे मॉडल में पीएमजे के जरिए स्वास्थ्य बीमा का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात शामिल है। इसमें उन लोगों पर अधिक फोकस किया जाएगा जो स्वास्थ्य बीमा के लिए खर्च नहीं कर सकते। इन सभी मॉडल्स के अलावा रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं के डेटा को प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ साझा करने का सुझाव दिया गया है। इनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या पीएम किसान सम्मान निधि को शामिल किया जा सकता है। आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के बाद लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत में 2 कंपोनेंट्स शामिल हैं, एक हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 23 सितंबर 2018 को रांची में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के मुताबिक इन परिवारों को सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर के लिए 5-5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नालसा के साथ मिलकर एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह प्रोग्राम अखिल भारतीय स्तर का होगा जिसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक करना है। इस प्रोग्राम को एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लीगल अवेयरनेस नाम दिया गया है। इस पहल के जरिए कोशिश होगी कि महिलाओं को इस तरह सशक्त किया जाए कि वे महिलाओं से जुड़े कानूनी अधिकारों और समाधानों को जान सकें। इससे उन्हें वास्तविक जीवन में अलग अलग तरह की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। यह प्रोग्राम वाराणसी में सुप्रीम कोर्ट के जज और नालसा के अध्यक्ष यू ललित और महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा द्वारा लॉन्च किया गया है। इन लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स को सही से अमल में लाने के लिए कुछ टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो बाद में महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय है। महिलाओं को दी गई संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग महिलाओं से संबंधित नीतियां बनाने के लिए सरकार को सलाह देने का काम करता है। इसके गठन की सिफारिश लगभग 2 दशक पहले महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति ने की थी। इसके अलावा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन 1988 to 2000 ने भी 1990 के दौरान इसके गठन की सिफारिश की। केंद्र सरकार इसके अध्यक्ष को नामित करती है। जयंती पटनायक पहले आयोग की अध्यक्षा थीं। 2015 में आलोक रावत को इसका सदस्य बनाया गया था। यह पहला मौका था जब कोई पुरुष इस आयोग का सदस्य बना हो। अभी तक आलोक रावत ही इस आयोग के एकमात्र पुरुष सदस्य रहे हैं। नालसा यानी नेशनल लीग सर्विसेज अथॉरिटी एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 1987 के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत हुआ था। नालसा का उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों तक मुफ्त विधिक सेवाएं मुहैया कराना है। यह निकाय अनुच्छेद 39A के उद्देश्यों को पूरा करता है जिसे 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए UN महासभा की 6ठी समिति ने एक सकारात्मक पहल की है। समिति में भारत ने ISA को UN महासभा के ऑब्जर्वर का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव रखा था जिसे समिति ने बिना वोटिंग के ही पास कर दिया। यह समिति दरअसल महासभा से जुड़े कानूनी मुद्दों को देखती है। इस प्रस्ताव के पारित होने का मतलब ये हुआ कि UN महासभा के 76वें सत्र को अब इस समिति की सिफारिशों को औपचारिक तौर पर मानना पड़ेगा। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में भारत को फ्रांस के साथ साथ 80 देशों का समर्थन हासिल है। इनमें अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, क्यूबा, कनाडा,
इटली, सऊदी अरब, जापान और यूके जैसे देश शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आईएसए के अलावा यूएन महासभा गैर सदस्य देशों सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी परमानेंट ऑब्जर्वर का दर्जा दे सकती है। इनमें यूरोपीय संघ, इंटरपोल, आसियान, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, शंघाई सहयोग संगठन, सार्क आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र का ऐसा कोई गैर सदस्य देश जो किसी विशेष एजेंसी का सदस्य है तो वह यूएन में परमानेंट ऑब्जर्वर के लिए अप्लाई कर सकता है। खास बात यह है कि इस तरह का दर्जा हासिल करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यह पूरी तरह कुछ प्रैक्टिसेस से जुड़ा मामला है। एक परमानेंट ऑब्जर्वर को लगभग सभी बैठकों में जाने का अधिकार होता है, साथ ही कुछ अहम दस्तावेजों तक भी उसकी पहुंच होती है। आईएसए का गठन पेरिस समझौते के साथ ही 2015 में हुआ था। पहले इसमें केवल वही देश शामिल थे जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूरी तरह या आंशिक रूप से अवस्थित हैं, लेकिन पहली बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए इसकी सदस्यता का विकल्प खोल दिया गया। आईएसए ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट जारी करता है। उधर 1 से 3 नवंबर के बीच गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई। गंगा उत्सव के जरिए न केवल गंगा नदी बल्कि देश की अन्य नदियों के गौरव को भी सेलिब्रेट किया गया। गंगा उत्सव रिवर फेस्टिवल 2021 के दौरान क्लैप यानी कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल को लॉन्च किया गया। क्लैप नमामि गंगे के तहत एक पहल है। क्लैप को ट्री क्रेज फाउंडेशन के द्वारा लागू किया जा रहा है। क्लैप को विश्व बैंक के जरिए भी फंड किया जा रहा है। यह एक इंटरैक्टिव पोर्टल है जो कि नदियों पर एक्शन और उस पर बातचीत के लिए माध्यम है। यह पोर्टल पर्यावरण, जल और नदियों पर बहस और विशेषज्ञों के विचार प्रदर्शन का भी एक माध्यम है। आपको बता दें, बेसिन और सांस्कृतिक लिहाज से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के नजदीक गोमुख से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। बीते दिनों अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अवार्ड वितरित किए गए। इसमें सूरत को सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड दिया गया। दिल्ली को सबसे बेहतर मेट्रो पैसेंजर सर्विसेज के लिए भी पुरस्कार दिया गया। इसी तरह मेट्रो रेल के साथ नागपुर के मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को देश में सबसे बेहतर बताया गया। इस अवसर पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अगली मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस थीम की भी घोषणा की। अगली कॉन्फ्रेंस कोच्चि में आयोजित की जाएगी। इसकी थीम आज़ादी @75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी होगी। आपको बता दें, शहरी परिवहन जलवायु परिवर्तन के एजेंडे में मुख्य भूमिका निभाता है। शहरी परिवहन 23% कार्बन उत्सर्जन और 61% वैश्विक तेल मांग के लिए जिम्मेदार है। शहरी परिवहन को सतत बनाने के लिहाज से हाइपर लोकल की संकल्पना दी जा रही है। हाइपर लोकल से मतलब है कि शहर के निवासियों की सारी जरूरतें 15 मिनट की पैदल या साइकिल यात्रा के जरिए पूरी हो सकें। विश्व बैंक ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस नाम से रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया भर के सभी क्षेत्रों में से दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण के चलते मानव पूंजी को बहुत नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में 1995 से 2018 के टाइम फ्रेम को कवर किया गया है। विश्व बैंक ने संपत्ति के मापन के लिए जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ह्यूमन प्रोड्यूस्ड कैपिटल यानी मानव जनित पूंजी, ह्यूमन कैपिटल और प्राकृतिक पूंजी जिसमें नवीनीकृत और गैर नवीनीकृत प्राकृतिक संसाधन आते हैं, इन सबको शामिल किया है। दक्षिण एशिया में ह्यूमन कैपिटल पूरे क्षेत्र की संपत्ति का 50% हिस्सा रखता है। दक्षिण एशिया में 1995 से संपत्ति में इजाफा तो हुआ है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में ये क्षेत्र दुनिया भर में न्यूनतम स्तर पर है। इसके अलावा रिपोर्ट में लैंगिक अंतराल को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। दक्षिण एशिया में तकरीबन 80% संपत्ति पर पुरुष वर्ग का कब्जा है। बीते 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा तत्कालीन राज्य पंजाब को 2 भागों में विभाजित करके बनाया गया था। पंजाबी बोलने वाले भाग को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बनाया गया। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन। 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय गणराज्य के गठन के साथ सैकड़ों रियासतों को संघ में विलय किया गया था। साल 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार, मकाराई के राजसी राज्य और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। नागपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। सेंट्रल इंडिया एजेंसी द्वारा मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल जैसे नए राज्यों का गठन किया गया।
राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। फिर भोपाल राज्य की नई राजधानी बनाई गई। नवंबर 2000 में राज्य का दक्षिण पूर्वी हिस्सा विभाजित कर छत्तीसगढ़ नाम से नया राज्य बनाया गया। इस तरह वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसी तरह 1 नवंबर 1956 को स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए कर्नाटक राज्य अस्तित्व में आया। शुरुआत में इसे स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1973 को इसे कर्नाटक नाम दिया गया। ऐसे ही 1 नवंबर 1956 को स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए मलयालम भाषी क्षेत्र मसलन कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया। साल 2014 में आंध्र प्रदेश से विभाजित करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। देश में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 में दर्ज की गई आत्महत्याओं में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आत्महत्याओं को दैनिक वेतनभोगी, गृहिणियां, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग सहित 9 कैटेगरीज में रखा गया है। रिपोर्ट की माने तो आत्महत्याओं में 2020 में 2019 की तुलना में 10% का इजाफा देखा गया है। छात्र आत्महत्याओं में सबसे अधिक 21.20% बढ़ोतरी देखी गई है। कुल आत्महत्याओं के मामले में दैनिक वेतनभोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आंकड़ों से पता चलता है कि दैनिक वेतनभोगियों द्वारा आत्महत्याओं के मामले तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में सबसे ज्यादा रहे हैं। 2019 की तुलना में 2020 में आत्महत्या से मरने वाले कृषि श्रमिकों या खेतीहर मजदूरों की संख्या में 18% की वृद्धि देखी गई है। यह देश में कुल आत्महत्याओं का 7% है। कृषि श्रमिकों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र लगभग 4006 की स्थिति सबसे खराब है। खासतौर पर भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिन्हें पीएम किसान जैसी आय सहायता योजनाओं से लाभ नहीं मिला, उन्हें महामारी के दौरान भारी संकट का सामना करना पड़ा। पिछले 7 सालों 2014 से 2020 के बीच में दैनिक वेतनभोगियों की आत्महत्या का आंकड़ा दोगुना हुआ है। आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार कारकों की बात करें तो गरीबी, बेरोजगारी, ड्रग्स का सेवन आदि इसके प्रमुख कारण रहे हैं। आपको बता दें कि एनसीआरबी अपराध और अपराधियों की सूचनाओं के संग्रहण और विश्लेषण के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। इसकी स्थापना 1986 में टंडन समिति के राष्ट्रीय पुलिस कमीशन और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर की गई। आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। आज के इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, ग्लासगो में आयोजित COP26 की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत 2030 तक कुल जीवाश्म रहित ऊर्जा उत्पादन को 500 गीगावाट करेगा। कथन 2, भारत कुल ऊर्जा जरूरतों का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वायुमंडल में मौजूद दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। कथन 2, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के मुकाबले धरती को 80 गुना ज्यादा गर्म करने की क्षमता रखती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तीसरा प्रश्न, ब्लू कार्बन क्या है? ऑप्शंस हैं ए महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी द्वारा अवशोषित कार्बन, बी बायोमास और कृषि द्वारा अवशोषित कार्बन, सी वायुमंडल में विद्यमान कार्बन, या फिर डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में शामिल कार्बन। चौथा प्रश्न है, गंगा रिवर डॉल्फिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, साल 2009 में इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कथन 2, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में रखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2।
पांचवा और अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थीं? ऑप्शन है ए जयंती पटनायक, बी रेखा शर्मा, सी नजमा हेपतुल्ला या फिर डी किरण बेदी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। पश्चिम अंटार्कटिका में स्थित एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर रखा गया है। इस ग्लेशियर का नाम स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के नाम पर रखा गया है। दरअसल ग्लासगो शहर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP26 की मेजबानी कर रहा है। इसी के उपलक्ष्य में ग्लेशियर को ग्लासगो नाम दिया गया है। गौरतलब है कि 100 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहा है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने CII एशिया हेल्थ 2021 समिट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ टूरिज्म हब बनने की क्षमता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक दक्षिण मेडागास्कर में अकाल की स्थिति बनी हुई है। इसे जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाला दुनिया का पहला अकाल बताया जा रहा है। यह क्षेत्र पिछले 40 सालों में सबसे भयावह सूखा से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है और जिसे स्थानीय लोग केरे कहते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। गंगा उत्सव के पहले दिन यह रिकॉर्ड बना। 1 घंटे में फेसबुक पर सबसे ज्यादा हाथ से लिखे नोट्स के फोटोज अपलोड किए गए। लोगों ने नमामि गंगे फेसबुक पेज पर मां गंगा पर आर्टिकल्स एवं कविताएं अपलोड की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले मुखिया टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ही होंगे। मौजूदा वक्त में टेड्रोस ही WHO के मुखिया हैं। अगले कार्यकाल के लिए मई 2022 में 75वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान औपचारिक वोटिंग होगी। दरअसल नॉमिनेशन की डेडलाइन खत्म होने तक केवल टेड्रोस अधनोम का ही नाम WHO चीफ के लिए प्रस्तावित किया गया है, इसलिए इनका WHO का अगला मुखिया बनना तय है। गौरतलब है कि 2017 में टेड्रोस WHO के चीफ बने थे। इथोपिया के रहने वाले टेड्रोस WHO के मुखिया बनने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक इसरो दुनिया के लिए सोलर कैलकुलेटर ऐप बनाएगा। उन्होंने UNFCCC के COP26 में इसकी घोषणा की। यह ऐप सोलर प्रोजेक्ट्स के लोकेशन को निर्धारित करने में सहायक होगी। इसके अलावा यह दुनिया में किसी भी जगह के सैटेलाइट डेटा के जरिए सोलर पावर पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में 12 फीट ऊंची गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। 8वीं शताब्दी के ऋषि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही मोक्ष प्राप्त किया था। पीएम ने 400 करोड़ रुपए से अधिक की केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।